जय हिंद। जटायु एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 12 ज्योग्राफी के अध्याय 10 को विश्व परिवहन एवं संचार। विश्व परिवहन एवं संचार के भाग 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। भाग 1, 2 और 3 पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, जिनमें सड़क परिवहन, रेल परिवहन और महासागरीय परिवहन की डिटेल से चर्चा की गई। आज इस वीडियो एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं आंतरिक जलमार्गों की। आंतरिक जलमार्ग महाद्वीपों में स्थित नदियों एवं झीलों से होकर गुजरते हैं। ये जो नदियां हैं अंतः प्रवाह की नदियां भी हो सकती हैं, अर्थात किसी सागर या महासागर में जरूरी नहीं है कि वह मिल ही जाए, परंतु कुछ ऐसी नदियां या झीलें होती हैं सागर या महासागर में जाकर गिरती है, वह आंतरिक जलमार्ग बनाती है। विश्व के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं और अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वह मानव विहीन एक महाद्वीप है। तो मुख्य रूप से 6 महाद्वीप हमारे पास हैं। उन 6 के 6 महाद्वीपों में जो आंतरिक जलमार्ग है उनकी स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। सबसे नंबर 1 पर आता है यूरोप के आंतरिक जलमार्ग, फिर है उत्तरी अमेरिका के जलमार्ग, तीसरे नंबर पर है एशिया के आंतरिक जलमार्ग, नंबर 4 पर है दक्षिणी अमेरिका के जलमार्ग, 5वें नंबर पर है अफ्रीका के आंतरिक जलमार्ग और नंबर 6 पर है ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक जलमार्ग। एक एक करके सबकी स्टडी हम करेंगे। तो सबसे पहले फोकस करते हैं यूरोप के आंतरिक जलमार्गों पर। यूरोप के आंतरिक जलमार्गों को हम आगे चर्चा करें उससे पहले एक नज़र डालते हैं मैप पर। स्क्रीन पर आप यूरोप महाद्वीप का मानचित्र देख रहे हैं और यहाँ उत्तर पश्चिम में आप देख पा रहे हैं ये रहा अटलांटिक महासागर, ये है उत्तर सागर, यहाँ कैस्पियन सागर है, यहाँ काला सागर है और इस दक्षिण में के भाग में भूमध्य सागर है। तो नदियाँ जो आंतरिक जलमार्ग का रास्ता बनाएंगी या तो वो अंतः प्रवाह की नदियाँ होंगी, और यदि उन्हें किसी सागर या महासागर में जाकर गिरना है या उनसे जुड़ना है तो यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में देखें तो प्रमुख सागर और महासागर इस प्रकार है। अब अपन एक एक करके, चूंकि लोकेशन हम सागर और महासागरों की देख चुके हैं, अब आंतरिक जलमार्ग यूरोप के जो हैं उनको नदीवार तरीके से हम देखेंगे। तो आइए वापस चलते हैं एक बार डिटेल्स की ओर। यूरोप की प्रमुख नदियों या कहें प्रमुख आंतरिक जलमार्गों में आप देख सकते हैं जो नदियां उत्तरी सागर या अटलांटिक महासागर से जुड़ती हैं उनमें प्रमुख रूप से है राइन नदी है, सीन नदी है। अभी हम मैप में इनको देखेंगे। भूमध्य सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में जो हमारे कोर्स में है वो है रोन नदी। इसके अलावा काला सागर में जो नदियां गिरती हैं और आंतरिक जलमार्ग बनाती हैं वो हैं नीपर, नीस्टर और डैन्यूब। इसी प्रकार कैस्पियन सागर जो कि मीठे पानी की या कहें ताजे पानी की झील है, उस सागर में गिरने वाली यूरोप की नदी है वोल्गा नदी। और इस तरीके से ये नदियां अपने रेस्पेक्टेड जो सागर हैं या महासागर हैं उनसे जुड़ेंगी और आंतरिक जल परिवहन को एक मार्ग सुलभ करेंगे। तो अब इन्हीं बातों को, इन्हीं नदियों को वापस चलकर देखते हैं मैप में। तो आइए चलते हैं मैप की ओर। ये राइन नदी का जो जलमार्ग है वह यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। राइन नदी यहां आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये स्विट्जरलैंड है और इस स्विट्जरलैंड में जो आल्प्स पर्वत है यहां से ये नदी निकलती हुई स्विट्जरलैंड से होती हुई जर्मनी में प्रवेश करती है और जर्मनी में बहने के बाद नीदरलैंड से होती हुई, जिसे हॉलैंड भी कहते हैं, नीदरलैंड से होती हुई और ये जाकर मिलती है उत्तर सागर में, जाकर गिरती है और उत्तर सागर से आगे जाकर ये अटलांटिक महासागर में जो है जलमार्ग सुलभ करवाती है। तो अगली महत्वपूर्ण नदी है सीन नदी, जो कि
फ्रांस में पड़ती है और फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो कि सुरा और सुंदरियों का शहर है, ये सीन नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। और सीन नदी जो है आगे जाकर गिरती है इंग्लिश चैनल में। और इंग्लिश चैनल एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन को, ये ब्रिटेन है हमारा, ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है इंग्लिश चैनल। तो सीन नदी इस इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है और इसके बाद उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है उसमें जल परिवहन का मार्ग सुलभ करती है। और इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं और अगली महत्वपूर्ण नदी हमारे पास में आ रही है और वो है रोन नदी। ये जो रोन नदी है ये भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा झील से होकर निकलती है और उसके बाद स्विट्जरलैंड के लियोन्स जो शहर है वहां से गुजरती है और गुजरने के बाद एंस की खाड़ी में जाकर गिरती है और आगे भूमध्य सागर में मिलने का रास्ता सुलभ करवाती है रोन नदी। तो इस तरीके से यूरोप की ये महत्वपूर्ण नदी भी कंप्लीट हुई। आगे चलते हैं और नजर करते हैं अगली नदियों पर। अगली महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उसमें है पर नेस्टर और तीसरी महत्वपूर्ण नदी है डैन्यूब नदी। ये तीनों ही नदियां काला सागर में आकर गिरती हैं और महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग बनाती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक फैक्ट आपको बता रहे हैं कि डैन्यूब जो नदी है यह विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 8 देशों से होकर गुजरती है। ऐसे महत्वपूर्ण यदि अपन बात करें तो ऑस्ट्रिया हुआ, स्लोवाकिया हुआ, हंगरी हुआ, युगोस्लाविया हुआ और रोमानिया के उत्तरी भाग से होती हुई ये काला सागर में जाकर गिरती है। और इस नदी के ऊपर महत्वपूर्ण जो शहर हैं वो है वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, लिंज इत्यादि इत्यादि। तो ये तीनों महत्वपूर्ण नदियां जो हैं ये काला सागर में आकर गिरती हैं और आगे जाकर आप चाहे स्वेज नहर के मार्ग से यदि आप जाते हैं तो आगे पुनः एक बड़े महासागरीय मार्ग की जो है दिशा में ये बहती हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलमार्ग हमें उपलब्ध करवाती हैं ये तीनों नदियां। तो यहां ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम रुक करेंगे कैस्पियन सागर की ओर और आप देख सकते हैं कि कैस्पियन सागर की ओर एक नदी है वोल्गा नदी। ये वोल्गा जो नदी है ये कैस्पियन सागर में आकर गिरती है और आंतरिक जल परिवहन के लिए जलमार्ग उपलब्ध करवाती है। यहां एक फैक्ट और हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि वोल्गा नदी के बारे में आपको एक चीज थोड़ा समझ लेनी है कि ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यदि कोई पूछे यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी तो आप आंसर करेंगे वोल्गा नदी। ये वाल्दाई प्रायद्वीप से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। तो इस प्रकार से यूरोप की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि आंतरिक जलमार्ग हमें उपलब्ध करवाती हैं उनके बारे में हमने मैप के साथ यहां स्टडी की है। आइए आगे चलते हैं अगले आंतरिक जलमार्ग की ओर। अगला आंतरिक जलमार्ग हमारे पास में है उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें 5 महान झीलें हैं और ये पांचों महान झीलें आंतरिक जलमार्ग के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन आंतरिक झीलों को क्रम में पूछा जाता है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड के एग्जाम में भी आपको क्रमबद्ध तरीके से यदि आप लिखते हैं तो उसमें आपका नॉलेज झलकता है। और एक ट्रिक हमारे पास में है जिसे आदरणीय मनीष सर ने हमें गाइड किया इस संदर्भ में और क्रम से याद करने में इस ट्रिक से हमें आसानी रहेगी। ये जो ट्रिक है वो है सुमी हीरो। सुमी में आप देखिए सबसे पहले सुपीरियर झील आती है। क्रम से हम चल रहे हैं यानी हम जो है लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। सुपीरियर के बाद मिशिगन झील पड़ेगी, मिशिगन झील के बाद ह्यूरोन झील पड़ेगी और ह्यूरोन झील के बाद इरी झील और इसके बाद अंत में ओंटेरियो महान झील पड़ेगी। और
उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्गों में महत्वपूर्ण नदी है सेंट फ्लोरेंस नदी। इसी तरीके से मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी, ओहियो नदी, इसके अलावा मैकेंजी व ओटावा, इन तमाम नदियों के आंतरिक जलमार्गों को हम मैप में देखेंगे ताकि हमारा ज्ञान पुष्ट हो जाए, मजबूत हो जाए। तो आइए चलते हैं मैप की ओर। देखिए, सबसे पहले हम लोकेशन देखेंगे पांचों महान झीलों की, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका और ऊपर कनाडा की बॉर्डर पर पड़ती हैं। आइए देखते हैं इनकी लोकेशंस। सबसे पहले हमने क्रम से देखा था, ये तो रही सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के बाद में अगली महान झील है मिशिगन झील। मिशिगन झील के बाद यहाँ है ह्यूरोन झील। ह्यूरोन झील के बाद में ये रही अगली इरी झील, और इरी झील के बाद में ये रही ओंटेरियो झील। तो इस तरीके से ये पांचों महान झीलें यहाँ क्लियर हुई होंगी आपको। आगे हम देखते हैं सेंट फ्लोरेंस नदी को। देखिए, ये रही हमारी सेंट लॉरेंस नदी, और जो कि आगे जाकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरेगी और उसके बाद में अटलांटिक महासागर का जो है रुख करते हुए एक आंतरिक जलमार्ग हमको प्रोवाइड करेगी। तो जल परिवहन के दृष्टिकोण से ये नदी बहुत महत्वपूर्ण थी। आगे हम देखते हैं मिसिसिपी और मिसौरी नदियों को। देखिए, ये रही मिसौरी नदी, और ये आप देख रहे हैं कि मिसिसिपी नदी नीचे की ओर आ रही है न्यू ऑरलियंस के रास्ते से होती हुई, और ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है और आंतरिक जलमार्ग का एक बेहतरीन जो है रास्ता हमें उपलब्ध करवाती है। इसके बारे में एक फैक्ट आपको बताना चाहेंगे कि मिसिसिपी और मिसौरी नदी के संगम पर, जहां इन दोनों नदियों का संगम होता है, वहां पर ये आप देख सकते हैं सेंट लुइस जो शहर है ये लोकेशन पर स्थित है। इसके अलावा जो मिसिसिपी और मिसौरी नदी का जो डेल्टा बनता है वो चिड़िया के पंजे के समान बनता है, और जो कि न्यू ऑरलियंस में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके बारे में जानकारी थी। और ये दोनों ही नदियां मोंटाना जो प्रांत है यूएसए का, वहां से निकलती हैं और निकलकर अंत में मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस तरीके से ये नदी भी यहाँ पर कंप्लीट हुई। इसके बाद हम नज़र करते हैं मैकेंजी नदी की ओर कि ये रही मैकेंजी नदी, जो कि कनाडा की प्रमुख नदी है। ये नदी ब्रिटिश कोलंबिया से होकर निकलती है और अंत में ब्यूफोर्ट सागर में जाकर गिरती है। तो इस प्रकार से ये उत्तरी अमेरिका के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग यहाँ कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं हम अगले आंतरिक जलमार्ग की ओर। अगले आंतरिक जलमार्गों में है एशिया के आंतरिक जलमार्ग। एशिया के जो आंतरिक जलमार्ग हैं, इनमें हम देखेंगे चीन में हुआंगहो, यांगटीसी क्यांग, क्यूकियांग और सीकियांग जो नदियां हैं, ये प्रमुखता से जल परिवहन के लिए मार्ग सुलभ करवाती हैं। दक्षिण एशिया में जब हम जाएंगे तो म्यांमार यानी बर्मा में हम इरावदी नदी को देखेंगे, जो कि अंडमान सागर में गिरेगी, और वहां से आप जहाज के रास्ते हिंद महासागर में प्रवेश कर सकते हैं और विश्व के दूसरे हिस्सों में आप जा सकते हैं। इसके अलावा थाईलैंड में हम देखेंगे मिनाम नदी को, और मिकांग नदी हम देखेंगे, जो कि तिब्बत, चाइना, बर्मा, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से गुजरते हुए अंत में दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिरती है। तो इन प्रमुख नदियों के जलमार्गों को हम एक बार मैप में नजर करते हैं। तो आइए चलते हैं मैप की ओर। तो सबसे पहले हम नजर कर रहे हैं हुआंगहो नदी पर। ये हुआंगहो जो नदी है, इनका शोक भी कहते हैं, और ये मुख्य रूप से बाढ़ से प्रभावित होने वाली नदी है। इसे पीली नदी भी कहते हैं। और ये नदी तिब्बत के पठार से होकर आती है और अंत में इस तरीके से आगे बढ़ती हुई और ये पीत सागर में जाकर गिरती है। तो इस तरीके से ये हुआंगहो नदी हुई। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण नदी है यांगटीसी नदी। जो यांगटीसी नदी है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है
और ये भी तिब्बत के पठार से निकलती हुई और आगे पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरती है। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण नदी है सीक्यांग नदी। ये भी चीन की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में रेशम का उत्पादन होता है, तो में दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। वह आंतरिक जलमार्ग के लिए रास्ता उपलब्ध करवाती है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण नदी भी यहां पर कंप्लीट होती है। इसके बाद आइए म्यांमार में अर्थात बर्मा में। देखिए ये रही इरावदी नदी, जिसे म्यांमार की जान भी कहते हैं, और ये नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वह आंतरिक जल परिवहन के लिए मार्ग उपलब्ध करवाती है। इसके बाद देखिए थाईलैंड में बैंकॉक के पास से एक महत्वपूर्ण नदी गुजरती है जिसका नाम है मीनाम। और ये मीनाम जो नदी है ये थाईलैंड की खाड़ी के बाद में दक्षिणी चीन सागर में गिरती है, और ये भी आंतरिक जलमार्ग के परिवहन के लिए मार्ग सुलभ करवाती है। इसके बाद इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो नदी है वो है मिकांग नदी। ये जो मिकांग नदी है ये चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में बहती हुई और अंत में दक्षिणी चीन सागर में आकर गिरती है, और दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी है मेकांग नदी। तो इस प्रकार से एशिया की प्रमुख नदियां जो कि आंतरिक जलमार्ग उपलब्ध करवाती हैं वह वैश्विक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थी, वो हमने यहां पर डिस्कस की। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आंतरिक जलमार्ग, और इसमें हम 3 प्रमुख नदियां देखेंगे, रियो डी ला प्लाटा, पराना और पराग्वे। तो आइए इन नदियों को हम मैप में एक बार इनकी लोकेशन देखते हैं और वहीं उसकी डिटेल स्टडी हम देखते हैं। तो आइए चलते हैं मैप की ओर। देखिए ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसका मैप हम देख रहे हैं, और ये रही रियो डी ला प्लाटा नदी। और इस नदी की खास बात ये है कि ये उरुग्वे, और ये रहा उरुग्वे और ये रहा अर्जेंटीना। तो उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच 30 किलोमीटर लंबी एक एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी का मतलब होता है कि जब नदी बिना डेल्टा बनाए सीधे सागर में जाकर गिर जाती है या महासागर में जाकर गिर जाती है तो उसे एस्चुरी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रियो डी ला प्लाटा सीधे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आकर गिर जाती है। तो ये महत्वपूर्ण नदी यहां पर कंप्लीट हुई। इसके साथ आप थोड़ा ऊपर हम चलेंगे तो अपन देख रहे हैं कि ये अर्जेंटीना में आप देखिए ये रही पराना नदी, और ये पराना नदी और हम चलेंगे थोड़ा सा तो ये ऊपर भी जा रही है पराना नदी। आप देख सकते हैं ये रही पराना, यहाँ इधर भी पराना ये नदी आप देख रहे हैं। तो जो पराना नदी है ये वास्तव में इसका जो उद्गम है वो ब्राजील की उच्च भूमि से इसका उद्गम होता है, और ये जो नदी है ये पराग्वे और ब्राजील देश के बीच प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये रहा पराग्वे और ये पूरा ब्राजील है हमारा। इसके बीच में ये जो नदी है ये इस तरीके से, इसको अपन क्लियर कर लेते हैं, ये इस तरीके से यहाँ जो है ये प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है। तो ये पराना जो नदी है इसी पर विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन के दृष्टिकोण से इगू आजो जो है पड़ता है। खैर वो इतना अभी हमारे कोर्स में नहीं है, पर ये एक रोचक तथ्य था जो याद आ गया और आपके साथ शेयर किया यहाँ पर। इसी के साथ अगली जो महत्वपूर्ण नदी है हमारे पास में वो है पराग्वे। ये आप नदी देख सकते हैं। इस तरीके से इन तीनों नदियों का जो जलमार्ग है वो कंसिडर किया जाता है दक्षिण अमेरिका के प्रमुख आंतरिक जलमार्ग में। तो इस तरीके से ये आंतरिक जलमार्ग दक्षिण अमेरिका का भी यहाँ कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं अगले आंतरिक जलमार्ग की ओर। अगला आंतरिक जलमार्ग है अफ्रीका का आंतरिक जलमार्ग, जिसमें 3 प्रमुख नदियां हमारे सामने आएंगी, नील नदी, कांगो नदी और नाइजर नदी। तो फटाफट इन तीनों नदियों की लोकेशन हम मैप में देखते हैं। तो आइए चलते हैं मैप की ओर। अफ्रीका महाद्वीप के मैप में हम देख सकते हैं ये रही हमारी
नील नदी जो कि भूमध्य सागर में जाकर गिरती है और नील नदी को विश्व की सबसे लंबी नदी होने की ख्याति प्राप्त है। नील नदी जो है इसी की देन है मिस्र की सभ्यता। इसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण नदी आती है वो है नाइजर नदी। और ये जो नाइजर नदी है ये इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अंत में जाकर गिनी की खाड़ी में गिरती है और गिनी की खाड़ी में गिरने के बाद ये सागर के रास्ते को तय करती है। तो इस प्रकार ये भी महत्वपूर्ण जलमार्ग उपलब्ध करवाती है। अफ्रीका की अगली महत्वपूर्ण नदी है जायरे नदी। आप ये देख सकते हैं कि ये जायरे या कांगो नदी जिसको कहते हैं, और ये हम बताना चाहेंगे कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और ये नदी अंत में जाकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। और इस प्रकार से ये अपने आप में व्यापारिक दृष्टिकोण से, परिवहन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। तो इस तरीके से अफ्रीका का आंतरिक जलमार्ग यहां कंप्लीट हुआ। आइए अब आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आंतरिक जलमार्गों की ओर, और यहां हम सीधे रुख करेंगे मैप का। तो आइए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मैप पर। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नक्शा, और ये रही हमारी डार्लिंग नदी और ये रही हमारी मरे नदी। और दोनों ही नदियां जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोनों नदियों का जो बेसिन क्षेत्र है वो बहुत ही उपजाऊ है और ऑस्ट्रेलिया की काफी जरूरतों को ये पूरा करता है। और ये दोनों ही नदी जो हैं अंत में दक्षिणी महासागर जो है नीचे ही नीचे जो साउदर्न ओशियन है वहां जाकर गिरती हैं। तो इस तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग यहां कंप्लीट हुआ। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले आंतरिक जलमार्गों को देखा, उनका अर्थ जाना, कौन कौन से वैश्विक स्तर पर प्रमुख आंतरिक जलमार्ग हैं, जिनमें यूरोप के आंतरिक जलमार्ग देखे, हमने मैप स्टडी की उत्तरी अमेरिका के आंतरिक जलमार्गों की, एशिया के आंतरिक जलमार्ग, दक्षिण अमेरिका के आंतरिक जलमार्ग, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक जलमार्गों को हमने डिटेल से मैप के साथ देखा, जाना। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे आप लोगों से कि मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता का एकमात्र शॉर्टकट है और वो है मेहनत। वीडियो एपिसोड का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। यदि आपको प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों की सेवा हो सके इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। और हां, सबसे महत्वपूर्ण बात, कड़ी मेहनत करना ना भूलें। कड़ी मेहनत और अनुशासन विद्यार्थी के आभूषण होते हैं। तमाम शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।